कॉपी कलम निकालिए। हम लोग का पहला टॉपिक होगा, हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय किया जाए, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर राष्ट्रीय आय, सबसे खतरनाक टॉपिक पहले हम बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको सबसे अगर कठिन कोई टॉपिक है और सबसे ज्यादा समझने वाला है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिसमें जीडीपी वगैरह पढ़ना रहता है। उस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया पकड़ मेरा राष्ट्रीय आय पर ही, एकदम मैंने कुछों से कुछ निकलवाना सिखा देंगे, जैसे जीडीपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, है ना, तो सब सिखा देंगे, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। जितना भारी भारी सवाल आपको लगता था, सैद्धांतिक रूप में सबसे टफ सवाल हम लोग के जनरल कंपटीशन में, जनरल स्टडीज के अंतर्गत आता है, वो राष्ट्रीय आय। अब बाकी मुद्रा है, बैंकिंग है, उसके बाद थोड़ा सा नियोजन में चेंजेस आया है, उसको भी देखना होगा, नीति आयोग के बारे में, ठीक है ना। और भी बहुत सारा ज्योग्राफी का टॉपिक जो वहाँ तथ्य नहीं दिए थे यहाँ पे देंगे। उसके बाद लास्टली आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जो है उस पर भी हम लोग चर्चा किया जाएगा कि भारत की क्या स्थिति है। उसी में आपको करंट डाटा जो मिलता है किताब से कभी नहीं खोजना चाहिए, जो भी ऑथेंटिक बुक है उसमें भी नहीं मिलेगा, सब 5 साल 6 साल पहले का डाटा देता है, अप टू डेट नहीं करता है। इसलिए आपको बता देंगे तरीका, गूगल पे जाइएगा, वहीं पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया डालिएगा, उसके बाद 2019-20 या 2021 डालिएगा, मैंने जो करंट अपडेट चाहिए मिल जाएगा, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं हो तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना। हम कोशिश करेंगे लास्ट में आप लोग को देने का उसका, है ना, उसी से डाटा हम लोग क्लियर करेंगे। अभी केवल सिद्धांत पे बल दिया जाएगा और जो भी डाटा होगा उस डाटा को हम लोग थोड़ा सा रोक के रखेंगे। लास्ट में एक ही बार जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, तो हर सेक्टर वाइज दिया रहता है, जैसे कृषि में, उद्योग में, है ना, राष्ट्रीय आय में कितना इनकम हुआ, क्या खर्चा हुआ, कहाँ से कितना आया, कहाँ कितना जाएगा, है ना, क्या क्या नया नया उद्योग लगाने का बात होगा, उस सब उसमें, जैसे परिवहन से संबंधित रोड का लंबाई वर्तमान में कितना है, NH, SH वगैरह, तो सब आपको इकोनॉमिक सर्वे से संशोधन करना है। किसी किताब, रमेश सिंह तक के किताब से नहीं करना है। और कुछ लोग किताब के बारे में पूछ रहे थे, सबसे बेटर बढ़िया किताब है, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो तो खरीद ही लीजिए रमेश सिंह को, सबसे बढ़िया किताब, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, मैंने इकलौता ऐसा किताब है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्लास से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से इसमें हमेशा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। मान लिया हम इस बार पढ़ा रहे हैं, हम आपको लास्ट ईयर का डाटा दे देंगे, ये नहीं कर सकते। अब आपको 2022-23 में जो कब जरूरत पड़ेगा वो आप पर डिपेंड करता है, तो उस कंडीशन में आप इकोनॉमिक सर्वे का सहारा लीजिएगा, हम सिखा देंगे। अन्य ही तो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक के रूप में आता है, उसको ले लीजिएगा, वो मैंने लगभग बहुत कुछ कवर करता है, हाँ, अतिरिक्तांक, ठीक है। और जिनको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, थोड़ा ऑनर्स पेपर भी है और यूपीएससी वाले हैं, वो लोग रमेश सिंह का हेल्प जरूर लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, ठीक है। तो बुक के रूप में हम 2 आपको एडवाइस देंगे, एक रमेश सिंह का लेना है, यूपीएससी वाले को अनिवार्य रूप से लेना है, लेके थोड़ा अपने तरीका से भी पढ़िए, हैंडल कीजिए उसको, जो पढ़ा दे टॉपिक उस टॉपिक को उसमें पढ़िएगा, समझ में आएगा, अपने मन में पढ़िएगा, हो सकता है दिक्कत। और दूसरा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से आता है, सबसे ज्यादा अतिरिक्तांक किसी का बिकता है तो वही इकोनॉमिक्स का बिकता है, हाँ। तो उस जनरली उस किताब को लेना चाहिए, बजट जब आ जाता है ना उसके बाद लेना चाहिए, दूसरे बजट वाला भी मिल जाए। वो किताब का सही पूछे तो वैलिडिटी 1 साल का होता ही, आया डाटा नया आया तो जोड़ दिया, वो जोड़ देता है लगले, है ना, और फिर 1 साल बाद वो खत्म हो जाता है, फिर डाटा चेंज हो जाता है। तो बाकी तथ्य तो कुछ सिद्धांत वगैरह तो नहीं बदलता है, लेकिन डाटा की वजह से क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ाई 300 रुपये दाम है, कम दाम नहीं है उसका, धीरे धीरे दाम बढ़ा, इतना डिमांड है ना उसका कि दाम बहुत बढ़ाते चला गया, हाँ। लेकिन रमेश सिंह वाला किताब है, उसको सिद्धांत के लिए सबसे बढ़िया किताब है, थोड़ा टफ लैंग्वेज है, कारण है यूपीएससी को ध्यान में रख करके वो किताब लिखा गया है ना। अब बाकी हो दत्त, मिश्रा, पूरी सब किताब बिल्कुल मत छुइए लोगों, गलतियों से ना कोनो फायदा ना हुई, बहुत बहुत बड़का पढ़ाकू तथा कथित बड़का पढ़ाकू लोग पढ़ेगा, मिश्रा पूरी ना पढ़ रहा, ये मोट इतना मोट कोनो जरूरत नहीं थी, जो पीएचडी कर लो तो पढ़वे ना कर, हमने क्या कर पढ़, है ना। दत्त सुंदरम का किताब आता है, मिश्रापुरी का किताब आता है, उस सब की कोई जरूरत नहीं,
बस आपको किताब लेना है तो रमेश सिंह लीजिए और प्रीतांक लीजिए, ये दो से आपका काम चल जाएगा, बाकी हम ही हैं, आपको जहाँ तक संभव होगा किया जाएगा। चलिए, तो कल हम लोग 2-3 बातें समझे थे, जिसमें सबसे पहली बात तो यही समझे कि अर्थशास्त्र को एक सीमा में बांधना बहुत दुष्कर कार्य, कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि समय परिस्थिति के हिसाब से उसका जो है एरिया बदलता रहता है, जिसके वजह से उसका परिभाषा भी बदलते रहता है। अगर मान लिया जैसा कि बारबरा गुटन ने कहा था, जहां 6 अर्थशास्त्री बैठते हैं वहां 7वां परिभाषा बन जाता है ना, मतलब 6 लोग एकजुट नहीं होता। और किन साहब ने कहा था कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने ही उसका गला घुट के रख दिया। अर्थशास्त्र का परिभाषा आज के समय में भी एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि ये समय के हिसाब से बदल जाता है, देश की आवश्यकता के हिसाब से बदल जाता है, जनसंख्या के हिसाब से बदल जाता है, उस देश के विकास माने क्या बोलते हैं इसका विकास के पैमाने के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन शुरुआत में जब पूंजीवादी लहर आया, जब सामंतवाद का अंत होने लगा, पूंजीवाद जब विश्व में एक तरह से अपना ये जमाने लगा, तो उस समय से थोड़ा सा अर्थशास्त्र की ओर लोग स्पेशली ध्यान देना शुरू किए। पहले अर्थशास्त्र राजनीति में ही पढ़ लिया जाता था, हिस्ट्री में पढ़ लिया जाता था, है ना। लेकिन पूंजीवादी समाज के व्यक्तिवादी सिद्धांत के आगमन के बाद हुआ कि नहीं, अगर देश को आगे बढ़ाना है, जब राजतंत्र खत्म हुआ, ऐसे समझिए, पहले तो सब जिम्मेवारी राजा ले लेता था, भाई देश आगे है, पीछे है, लोग भूखे हैं, क्या है, नहीं है, तो राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब जब लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट आया, तो ये तो जिम्मेदारी लोग पर चला गया ना। आज पिछड़े हुए हैं तो हम लोग अपने वजह से ना है, क्योंकि हम लोग ऐसा सिस्टम नहीं चुनते हैं, हम लोग में एकमतता नहीं है, एकजुटता नहीं है, हम लोग जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज विश्व के कई देश जो आगे बढ़ चुके हैं, वो मोदी जी को थोड़े ही हंसते हैं, हम लोग को हंसते हैं कि भारत का लोग कैसा है। तो बात है ना, मतलब थोड़ा देर के लिए अगर मोदी जी में कोई कमियां है, तो मोदी जी में कमियां है, तो मोदी जी का कोई बुराई नहीं करेगा, बुराई हम लोग का करेगा। यहाँ के लोग का सोच कैसा है, किस तरह के मुद्दे पर भी लोग साथ नहीं दे रहा है। तो फाइनली लोकतंत्र में यही हो जाता है कि सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है जनता के ऊपर। तो फिर जब जनता के ऊपर गया और व्यक्तिवादी सिद्धांत आ गया, तो पूंजीवाद में का जड़ ही यही है। तो उस समय जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, वह एक धन के विज्ञान के रूप में करने का प्रयास किया गया, क्योंकि लोग नया आजाद हुआ था, और आजाद होने के बाद सब लोग चाहता था कि हम अपने मन के हिसाब से जीवन यापन करें। और मन के हिसाब से जीवन यापन करने के लिए धन सबसे नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि आपको सहयोग तो मिलने वाला है नहीं कहीं से, आप जितना उड़ सकते हैं उड़ जाइए। ये कॉन्सेप्ट होता है पूंजीवाद में, जितना दौड़ गए उतना जमीन आपका पता चला दौड़ते दौड़ते मर गया। सच्चाई है, पूंजीवाद की कमी है कि वो इतना ज्यादा हम लोग को अलग थलग कर देगा समाज से, देश दुनिया से, मतलब एक हेजोमनी होता है, बंधन होता है, मानसिक गुलामी है पूंजीवाद, ऐसे समझ। नए चीज का आविष्कार करके हम लोग को फंसाए रखता है, एकदम ऐसा चीज आ जाएगा जैसे लगेगा कि ना मिलकर हम मरिए जाए, वो टाइप का फीलिंग होने लगता है। और वो करता है कि हम लोग का कमैया छीन लेता है, बात खत्म, फिर हम लोग को मजबूर कर देता है, हम लोग फिर उसके इशारे पे, उसके टर्म एंड कंडीशन पे अपने मर्जी से काम करने लगते हैं, यही पूंजीवाद है। तो धन का विज्ञान शुरू में बताया गया, जैसे जैसे पूंजीवाद में थोड़ी कमजोरियां बाहर सामने, वैसे वैसे अर्थशास्त्र में भी परिभाषा बदला। तब सेकेंड स्टेज में आया कल्याण, ठीक है, थर्ड स्टेज में आया दुर्लभता, और फाइनल स्टेज अभी जो चल रहा है वो है विकास। लिखिएगा परिचय, पहले परिचय, परिचय लिखिए। जिस प्रकार एक कृषक के लिए, जिस प्रकार एक कृषक के लिए खेती करने से पूर्व, जिस प्रकार एक कृषक के लिए खेती करने से पूर्व अपने खेत की सीमाएं, अपने खेत की सीमाएं जान लेना आवश्यक होता है, अपने खेत की सीमाएं जान लेना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन, ठीक
उसी प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन इसका अर्थ जाने बिना, अर्थशास्त्र का अध्ययन इसका अर्थ जाने बिना संभव नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र का अध्ययन इसका अर्थ जाने बिना संभव नहीं हो सकता। पैराग्राफ चिन्ह। किंतु अर्थशास्त्र के अर्थ को जानना, किंतु अर्थशास्त्र के अर्थ को जानना या किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना, या किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना कोई सरल कार्य नहीं है। किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना कोई सरल कार्य नहीं है। फुल स्टॉप। कंटिन्यू। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। अर्थशास्त्र की फुल स्टॉप कंटिन्यू। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की विविधताओं के संबंध में, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की विविधताओं के संबंध में श्रीमती बारबरा बूटन अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की विविधताओं के संबंध में श्रीमती बारबरा बूटन लिखती हैं। श्रीमती बारबरा बूटन लिखती हैं, इन्वर्टेड कोमा शुरू, जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, जहां 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, वहां 7वीं राय होती है। वहां 7वीं राय होती है। फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कोमा बंद। कंटिन्यू। इसी प्रकार के वहां 7वीं क्या बोले राय होती है। फुल स्टॉप। इसी प्रकार के मत विचार किंज साहब ने, किंज या किंग्स लिखे, इसी प्रकार के मत किंज साहब ने प्रकट किए। इसी प्रकार के मत किंज साहब भी प्रकट करते, किंज साहब भी प्रकट करते। उनके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने, उनके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र का गला घोंट रखा है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र का गला घोंट रखा है। पैराग्राफ चिन्ह। अर्थशास्त्र का गला घोंट रखा है। स्पष्टतः अर्थशास्त्र को एक परिभाषा में बांधना कठिन कार्य है। अर्थशास्त्र को एक परिभाषा में बांधना कठिन कार्य है, क्योंकि
कठिन कार्य है, क्योंकि समय, कौमा, वैश्विक परिवर्तन, समय, कौमा, वैश्विक परिवर्तन एवं विकास के साथ साथ इसकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। विकास के साथ साथ इसकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। फिर भी बदल जाती है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। फिर भी विद्वानों के बीच अर्थशास्त्र को लेकर जो एक मतता है, जो यूनिटी है, जो एक मतता है, उन्हें हम चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। उन्हें हम चार श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, कौमा, जो निम्न है, नीचे लिखल है, जो निम्न है। अब यहाँ से अब आपको सब कुछ कंफर्म पता है कि सर आगे क्या पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए शुरू कीजिए। समय नंबर सबसे पहले क्या लिखेंगे? धन संबंधी परिभाषा। चालू नाम पहले लिख लीजिए। वेल्थ डिफिनीशन, अंग्रेजी मीडियम वाले, वेल्थ डिफिनीशन, धन संबंधी परिभाषा। दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा। वेलफेयर, इसका अंग्रेजी होता है वेलफेयर डिफिनीशन, कल्याण संबंधी परिभाषा। तीसरा दुर्लभता, पीछे नहीं दिखाई देगा, ऊपर लिखते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसका अंग्रेजी होगा स्कार्सिटी डिफिनीशन। मैं लोकल स्कार्सिटी बोलता SCARCITY डिफिनीशन, स्कार्सिटी डिफिनीशन। और लास्ट 4 नंबर में विकास संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी। इसका इंग्लिश में वो ग्रोथ डिफिनीशन, डेवलपमेंट डिफिनीशन मत लिखिए, ग्रोथ डिफिनीशन। ग्रोथ डिफिनीशन। तो यही 4 वो विचार पर अभी तक मुख्य विद्वान हैं, सहमत हुए हैं। अब एक एक विचार उठाया जाए और उससे संबंधित पहले जो विचार आया क्यों, यानी इसकी अच्छाई को, सकारात्मक पक्ष को अध्ययन कर लिया जाए। फिर विचार गायब क्यों हो गया, यानी कि उसमें कमियां को भी अध्ययन हम लोग को करना। हेडिंग दीजिए नंबर 1। सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा। तो जैसा कि कल हम लोग समझे थे कि धन संबंधी जो परिभाषा है, इसके प्रणेता थे अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। तो इनको यहाँ तथ्य मिल गया। अर्थशास्त्र के पिता किनको माना जाता है? एडम स्मिथ को। उन्होंने ही अर्थशास्त्र की परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा के रूप में कन्वर्ट किया, है ना। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका पूरा नाम तो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉन्सेप्ट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो शॉर्ट में लोग नाम जानता है वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है।
अनगिनत बार जनरल कंपटीशन में सवाल आया है, 2-3 को तथ्य यहीं से निकल गया, आपको ऐसे छोड़ दिया। जनरली लोग छोड़ देता है परिभाषा से काम मतलब, लेकिन सवाल आता है तो हम लोग को यही सब बहाना है, जान लें हम लोग। तो मुख्य बातें यही है कि अर्थशास्त्र के पिता किनको कहा जाता है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, या धन संबंधी परिभाषा किसने दिया। तो जैसा कल हम लोग चर्चा की है कि इन्होंने मनुष्य को एकदम आर्थिक मानव बना दिया, सामाजिक मानव नहीं, एकदम आर्थिक मानव बना दिया। ऐसा लगा कि पैदा लिया है, मैंने लड़का पैदा लेते ना लोग गांव समाज में भी कहावत बा, को लाठी बात होला, मैंने जो को बेटा होता है लाठी माना है ना, तो मारपीट करे वाला को भाषा देखा जाने बेटा बा 5-6 बा भाई तो कर देखे गांव में दबदबा चलेला, लाठी जाके बा है ना। बहुत गरीब लोग होता है, बहुत बच्चा पैदा करता है, जोड़ के पैदा करेला, एगो लेकर 400 कमाई तो 5 गो 2000 रुपये पर डे इनकम बा। लागत इसका पहले नहीं कि जनसंख्या बढ़ा तो समझाया होंगे। बिना लागत के गरीब लोग यही समझता है कि बिना लागत का प्रॉफिट है बच्चा पैदा करना। हाँ, उसमें क्या है, पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, है ना। मुश्किल से 1-2 साल से 3 साल ले ध्यान दिलो, ओकरा बाद नहीं को छोड़ दिलो, वो अपने कचरा बिनो कुछो करो कहीं रही खा पी ली, ओकर बाद बड़ हो जाए तो बाद ओकरा पकड़ के बियाह कर दिए आ जाई अपन कमा के ले आई दी, ये चीज हो जाता है। तो मनुष्य बच्चा पैदा करने के लिए केवल जन्म नहीं लिया है, बच्चा पैदा करना भी हम लोग का धर्म है, याद रखिए, वरना दुनिया नहीं चलेगा। हाँ, ये मत देखे विरोध में मत चल जाए, हाथ में तो मार ना रहे जब पत्नी खानी, वो हमका सब्जी में नमक कम आधा इतना डाल दी खाए ना मत, अजब स्थिति है भाई। नमक कम है का मतलब तुम तो डाली हो पर्याप्त, तनका सा कम हो गया होगा। तो हमने एकदम आर ना तो पार रही, बीच में ना। तो बच्चा जरूरी है पैदा करना, इस देश दुनिया को जिंदा रखने का उत्तरदायित्व तो हम ही मनुष्य जाति पर है ना। तो मोदी जी मत बनिए। आगे तो आर्थिक मानव के रूप में एडम स्मिथ ने जो कल्पना किया, उसमें शुरुआत में उनको काफी प्रशंसा मिला, क्योंकि यह पूंजीवाद के अनुरूप था। सिंपल बात, पूंजीवाद के अनुरूप था। जो जितना कमाएगा दुनिया उतना ही बड़ा उसका होता चला जाएगा, जितना कमाएगा रोका तो कट्टर नवीन नौ पूंजीवाद ये कॉन्सेप्ट है जो आपको 19वीं सदी के लास्ट में 20वीं सदी के शुरुआत में आया। तो वहां पर कुछ लोगों ने सवाल किया कि ठीक है, आप मानते हैं कि हर मनुष्य अपने आप में योग्य होता है, लेकिन बहुत ऐसा मनुष्य जो प्राकृतिक रूप से ही अपंग है, बुद्धिहीन है, मानसिक रूप से पागल है, उसका क्या कीजिएगा। तो कह रहे उसको तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना खतरनाक पूंजीवादी होता है सब, एकदम कंपटीशन पर बोल देगा, जो जितना लायक बात लूट लो, दौड़ में तय करेगा हर चीज, है ना। तो जिसके पास मेरिट है, जो टैलेंटेड है, यानी जो अमीर है उसके लिए अच्छा है, जो गरीब है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, जो कमजोर है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो शुरुआत में धन संबंधी परिभाषा को काफी प्रोत्साहन मिला, किंतु धीरे धीरे इसमें कमियां उभर कर सामने आने लगी कि फाइनली हम वो धन कमाते हैं सुख के लिए, कल्याण के लिए, जो कि कोई जरूरी नहीं है कि हर धनिक आदमी सुखी ही होगा, है कि नहीं। तो जो एडम स्मिथ ने धन को क्या मान लिया था, साध्य के साधन, साध्य मान लिया था। एडम स्मिथ ने क्या माना था, मान लिया था। यही हम लोग के जीवन का अंतिम टारगेट है, हमने का मंजिले पर धन कमाए। आज आप भले जो कहिए, आप दरोगे बनने का सोच रहे हैं, डीएसपी बनने का सोच रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक देते हैं। तो दरोगा बन तो बढ़िया घर में बियाह हुई, रेड तिलक मिली, है ना, ओके बाद एलईडी टीवी भी सब हुई घर में, हमें आना तो बैठे देखो सुना 10 साल बाद निकाल के आता है। तो आपका दरोगा माध्यम मात्र है, जीवन का आपका साध्य सुख है ना। तो धीरे धीरे इस बात को जब एहसास होने लगा और पूंजीवाद में बहुत सारा मैंने अड़चन बाधाएं आने लगी, तब जाकर के कुछ विद्वान खड़े थे। उसमें कौन कौन विद्वान थे नाम जान लीजिए अभी, है ना। प्रोफेसर मार्शल साहब, खासकर मार्शल साहब ने उस धन संबंधी परिभाषा का एकदम बेइज्जतियां कर दिया, बलात्कार कर दिया, बेकार परिभाषा एकदम, खाली मनुष्य को धन धन करके एकदम धनराख दिया है, कुछ हो नहीं रहा है इससे, है ना। तब जाके इनका आलोचना हुआ, तब जाके इसमें देखिए दूसरी बात यह है कि धन संबंधी परिभाषा का आलोचना की बात करें तो सबसे पहली बात है कि मनुष्य धन कमाकर अपना सुख चाहता है, कल्याण चाहता है, जिसकी चर्चा इसमें नहीं है, सिंपल। दूसरा आलोचना करें कि इसमें केवल वस्तु का चर्चा है, सेवा का चर्चा नहीं है। इसको नापा तौला गिना जा सकता है, उसी के पीछे पड़ा जाता है।
सेवा का जिसको कहते हैं ना, बार-बार एग्जाम्पल देते हैं, आप पीएचडी करके गांव में जाके बैठ जाइए तो आप बुद्धिमान हैं, आप लोगों को बुद्धि दे सकते हैं, तो आपका कार्य सेवा सेक्टर में होगा, तो उसका आउटपुट जीरो मांगता है। कहता है ना वैसा लोगों को वैल्यू नहीं। आप कितना उत्पादन कर सकते हैं उस पर ज्यादा ये फोकस करता है, ठीक है ना। साथ ही इसमें जो है धन कमाने पर जोर दिया गया है, बांटने का कोई चर्चा नहीं कि लोगों के बीच कैसे उसको वितरित किया जाए। मेन समस्या तो आज के डेट में यही है, खाली धन कमाया जाए, सरकार के पास बहुत सारा पैसे हो जाए, लेकिन उसका वितरण कैसे हो, किस वर्ग को कितना हो, इसमें इसकी जो चर्चा नहीं है। और लास्टली इस परिभाषा में धन को ही साधन मान लिया गया है, जबकि आधुनिक अर्थों में धन जो है साधन माना है। लिखिए एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, कहा जाता है, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ, WEALTH, वेल्थ ऑफ नेशंस, NATIONS, वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बतलाया है। पुलिस यहां धन के अंतर्गत केवल मूल्यवान भौतिक पदार्थ, जैसे रुपया पैसा, मूल्यवान भौतिक पदार्थ जैसे रुपया पैसा, सोना चांदी, रुपया पैसा हाइफन से जोड़ी ना, सोना चांदी हाइफन से जोड़ी, फिर कॉमा दी, लेकिन हीरे जवाहरात, जवाहरात होता है, जवाहरात, हीरे जवाहरात आदि को ही सम्मिलित किया गया है, आदि को ही सम्मिलित किया गया है। स्पष्टतः इस परिभाषा में धन शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। धन शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। साथ ही धन शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। साथ ही धन को केंद्र बिंदु मानते हुए ऐसे आर्थिक मानों की कल्पना की गई है। धन को केंद्र बिंदु मानते हुए ऐसे आर्थिक मानों की कल्पना की गई है जो धन को ही जिंदगी का कसौटी मानता है। धन को ही जिंदगी का कसौटी मानता है। अर्थात एक लाइन और, अर्थात जो निजी लाभ से प्रेरित होकर ही, अर्थात धन को ही जिंदगी का कसौटी मानता है। फुल स्टॉप, कंटिन्यू। अर्थात जो निजी लाभ से ही प्रेरित होकर
निजी लाभ से ही प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। निजी लाभ से ही प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं कर। आप लोग एक ग्रुप में बहुत ऐसा लड़का हो, कोनो बात का आपको कहेगा ऐसा हमरा का लाभ बा, जब हुए बाबू आपका पूंजीवादी मेंटालिटी क्या कि और बात बात पहले हमरा का लाभ बा, ऐसे तो ये चल नहीं सकता हमरा का लाभ बा, उन्हें हर वर्ग में कहेगा हमरा का लाभ बा। तो ये एकदम असली आदमी के बना देलम कि हमरा का लाभ बा, कभी हम कोनो काम करे निकल लाभ तो हम काम ना करें। आलोचना, छोटा सा हेडिंग कीजिए, आलोचना। मेन हेडिंग है धन संबंधी परिभाषा। आलोचना पॉइंट में लिख लीजिए, तेजी में खत्म हो जाएगा। आलोचना नीचे लिखे नंबर 1, धन के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण चाहता है। धन के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, कौमा सुख चाहता है, कौमा जिसकी चर्चा नहीं है। धन के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, जिसकी चर्चा नहीं। नंबर 2 नीचे लिखिए, इसमें केवल वस्तु की चर्चा है, इसमें केवल वस्तु की चर्चा है, कौमा सेवा की चर्चा नहीं है। इसमें केवल वस्तु की चर्चा है, सेवा की चर्चा नहीं है। नंबर 3, धन कैसे बढ़ाया जाए। नंबर 3, धन कैसे बढ़ाया जाए, इसमें इस बात की चर्चा है। धन कैसे बढ़ाया जाए, इसमें इस बात की चर्चा है, जबकि जबकि वितरण को नजरअंदाज कर दिया गया है। जबकि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, जबकि वितरण को नजरअंदाज कर दिया गया है। वितरण को नजरअंदाज कर दिया गया है। एंड लास्ट 4 नंबर पॉइंट, इसमें धन को साध्य का अंग्रेजी इंड होता है, इंड मीन्स साधन। इसमें धन को साध्य मान लिया गया है, जबकि आधुनिक संदर्भ में धन क्या है? साधन मात्र है। आधुनिक संदर्भ में धन साधन मात्र। चलिए दूसरा डी, बी, कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा। तो पहला परिभाषा में जो कमी था, उसी कमी को दूर करते हुए प्रोफेसर मार्शल साहब ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत धन संबंधी परिभाषा का खूब आलोचना किए और एक नया परिभाषा दिए जो कहलाया कल्याण संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहली बात कि उन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना। क्यों? क्योंकि धन संबंधी परिभाषा में मनुष्य को व्यक्तिगत प्राणी माना जाता है। मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, उसका किसी में कोई योगदान नहीं है। लेकिन कल्याण संबंधी परिभाषा में मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए समाज के लोगों के भलाई पर बल दिया, जबकि समाज में बहुत ऐसे असामाजिक तत्व भी रहते हैं। यहाँ जैसे हमने शब्द बोला असामाजिक तत्व, तो आपको ध्यान आ रहा होगा चोर लुटेरा, जीना, साधु महात्मा, है ना। साधु महात्मा भी असामाजिक तत्व है, ध्यान में रखिएगा। उनको सामाजिक श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जबकि आज भारत में समझिए कि साधु महात्मा पूरा देश की अर्थव्यवस्था के कंट्रोल करता है। कैसे हो सकता था कि एक महत्वपूर्ण वर्ग को आप छांट दीजिए, है कि नहीं?
साधु महात्मा के अध्ययन पर, उनके जीवन यापन, उनके आर्थिक क्रियाकलाप पर कोई बल नहीं दिया इस परिभाषा में। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक तत्व उनको माना गया। दूसरा, इस परिभाषा का कमी रहा कि यह केवल कल्याण का बात करता था, लेकिन देश के अगर सब सच्चाई देखा जाए तो देश का हित सुरक्षा में भी है, और सुरक्षा के लिए बम गोला बारूद की भी जरूरत पड़ती है, जबकि बम गोला बारूद कोई कल्याण पैदा नहीं करता है। इसलिए बम गोला बारूद में सुरक्षा का मुद्दे छूट गए, इसलिए परिभाषा भी फाइनली असफल लिखे। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के दोषों के कारण, धन संबंधी परिभाषा के दोष माने कमी, दोष माने समस्या है। धन संबंधी परिभाषा के दोषों के कारण प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, PRINCIPLES, प्रिंस के अंतिम के ई के आई में बदल दी, PLES जोड़ दी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में धन संबंधी परिभाषा की कटु आलोचना की है। धन संबंधी परिभाषा की कटु माने कड़वा माने खूब सबराई, कटु आलोचना की है। उन्होंने अर्थशास्त्र में मनुष्य एवं उसके कल्याण पर बल दिया है। उन्होंने अर्थशास्त्र में मनुष्य एवं उसके कल्याण पर बल दिया है। मनुष्य एवं उसके कल्याण पर बल दिया है। उन्होंने पहली बार अर्थशास्त्र की एक कल्याणकारी परिभाषा दी। अर्थशास्त्र की एक कल्याणकारी परिभाषा दी। पीछे लिखिए आलोचना नंबर 1, इसमें मनुष्य को, आलोचना नंबर 1, इसमें मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानकर, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानकर समाज के अध्ययन पर बल दिया जाता है। समाज के अध्ययन पर बल दिया गया है। इसमें मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानकर समाज के अध्ययन पर बल दिया गया है, जबकि बहुत से ऐसे गैर सामाजिक लोग भी हैं। बहुत से ऐसे गैर सामाजिक लोग भी हैं, जैसे साधु संत। बहुत से ऐसे गैर सामाजिक लोग भी हैं, जैसे साधु संत। फुल स्टॉप। नीचे 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर, इसमें ऐसे वस्तुओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें ऐसे वस्तुओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है जो कल्याण में अभिवृद्धि करे, जो कल्याण में अभिवृद्धि माने बढ़ावा, जो कल्याण में अभिवृद्धि करे। जबकि
युद्ध सामग्री बनाने का कारखाना, जबकि युद्ध सामग्री बनाने का कारखाना कल्याण पैदा नहीं करता। सॉरी, युद्ध सामग्री बनाने का कारखाना कल्याण प्रदान नहीं करता। युद्ध सामग्री बनाने का कारखाना कल्याण प्रदान नहीं करता, फिर भी उसका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। चलिए आज कितना रहने दिया जाए आराम से। देखिए थोड़ा समझ में इतना जरूर आ जाए कि अपने के लागे बात कौन बड़का बात है। जब फील होकर लागे तो पूछ जाए यो कौन ना और थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक के भी हेल्प लें। पुराना डाटा वाला क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देवे के, जैसे इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चन बैंक पर ज़्यादा बोलना है, लेकिन थोड़ा आपको प्रयास करना है कि जो सैद्धांतिक सवाल है जो कभी बदला ना बदलेगा उस तरह के सवाल को पूछ के निकालिए। बाकी जो डाटा वाला प्रधान वाला सवाल है उसको नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन वहाँ से शिक्षा लीजिए इस तरह का डाटा वाला सवाल पूछता है ना। इकोनॉमिक्स में हो सकता है 20 सवाल बनाने बैठिएगा तो आपसे 5-6 सवाल बनेगा, उससे निराश नहीं होना है। क्यों निराश